नमस्कार, मैं ईशान चौधरी आप सभी फ्यूचर ऑफिसर्स का स्वागत करता हूं। 68वीं यूपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ जीव विज्ञान के एमसीक्यू हल करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 905 तक कल हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो टैक्सोनॉमी हम लोग चर्चा कर रहे थे उसी सेक्शन से बचे हुए आज के क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 906 आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है नेफ्थनीज कैसिनिया अ रेयर एंड एंडेंजर्ड प्लांट इज फाउंड इन। एक ये दुर्लभ प्रजाति है नेफ्थनीज, है ना। और इसके बारे में पूछा ये कहाँ पाया जाता है। तो नेफ्थनीज कैसिनिया जो है ना, ये साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है, द्विपद नामकरण किसका है। ये है जो पिचर प्लांट पाया जाता है ना, जो पिचर प्लांट पाया जाता है ये उसकी वैरायटी है। एक तरह का ये कार्निवोरस मतलब मांसाहारी पौधा है। और ये पौधा जो है ना इंडिया के लिए इंडिजिनस है, मतलब अकेली पिचर प्लांट की ऐसी वैरायटी है जो विश्व में कहीं और नहीं पाई जाती। ठीक है ना, ये केवल भारत में ही होता है। तो उसमें आपको राज्य दिए हुए हैं अलग अलग, अब बताना है। तो देखिए, ये जो पौधा है, अगर हम लोग देखें तो हमारे यहाँ दो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, है ना। अगर आपको नहीं भी पता है तो कैसे इस तरह के प्रश्नों को हल किया जाए उसके लिए। तो दो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमारे कहाँ कहाँ हैं? एक तो वेस्टर्न घाट्स है ना, और दूसरा हमारा है आपका मेघालय का, जो हम लोग बोलते हैं इंडो बर्मा बॉर्डर। ठीक है, वो वाला जो हमारा उत्तरी पश्चिमी जो हिमालय है उधर, नॉर्थ ईस्ट हिमालय साइड। तो वहाँ देखते हैं अगर, तो उस हिसाब से हमारे यहाँ मेघालय को छोड़ के बाकी तीन जो है ना, ये नॉर्थ वेस्ट हिमालय का पार्ट बन जाता है, उत्तर पश्चिमी का। और हमें क्या चाहिए, उत्तर पूर्वी हिमालय, है ना, नॉर्थ ईस्ट हिमालय। तो नॉर्थ ईस्ट हिमालय में केवल मेघालय आएगा और यही इसका सही उत्तर है। ये पाया जाता है गारो खासी जांतिया की पहाड़ियों में, पिचर प्लांट। और ये एंडेंजर्ड है, मतलब आप जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा 1972 का, उसके भीतर ये प्रोटेक्टेड है, शेड्यूल 6 के भीतर। 6 शेड्यूल है ना इसमें, तो छठे के भीतर ये प्रोटेक्टेड है। और गारो खासी जांतिया जो मेघालय में, उसके अलावा दीमा हसाओ जो डिस्ट्रिक्ट है आसाम का, वहाँ भी मिलता है। तो ये दो ही जगह हैं जहाँ मिलता है ना, मेघालय के गारो खासी जांतिया और दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की, चाहे तो याद रख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 907 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि डेजर्ट प्लांट्स हैव लॉन्गर रूट सिस्टम। मरुस्थलीय पौधों की जड़ प्रणाली लंबी होती है, क्यों। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कि जड़ें सकारात्मक भू अनुवर्तन दर्शाती हैं, रूट शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। तो सारी ही पेड़ों की जड़ें वो सकारात्मक भू अनुवर्तन दर्शाती है, मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी का, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो उसी की डायरेक्शन में बढ़ती है, उसके अपोजिट नहीं बढ़ेंगी, है ना। पृथ्वी की सतह से नीचे अपने केंद्र की ओर पृथ्वी खींचती है, तो उसी डायरेक्शन में बढ़ रही है सतह से केंद्र की ओर, है ना। ऐसा ये कह रहा है। ये ऑप्शन तो सही है, जड़ें सकारात्मक होती है, परंतु मरुस्थलीय पौधों की जल प्रणाली के लिए ये जिम्मेदार नहीं है ना, तो ये तो खत्म हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि सॉइल डज नॉट कंटेन वाटर एंड हैंस बिकम्स कॉम्पैक्ट एंड प्रेस द रूट टू ग्रो लॉन्गर। मिट्टी में पानी नहीं होता, इसलिए ये कॉम्पैक्ट हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाती हैं, है ना। और सिकुड़न की वजह से ये लंबे समय तक बढ़ती हैं, तो ऐसा भी नहीं है ना। मिट्टी में पानी ना होने की वजह से सिकुड़न और जड़ों की लंबाई का कोई लेना देना नहीं, जबकि अगर पानी नहीं होगा तो मिट्टी और सख्त हो जाएगी, तो जड़ों की लंबाई में तो अवरोध पैदा करेगी, है ना। तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि मिट्टी का उच्च तापमान जड़ों के विकास को उत्तेजित करता है। तो अगर मिट्टी का तापमान जो है ना एक टेम्परेचर के ऊपर चला जाएगा, तो लगभग 37 डिग्री के ऊपर जाने के बाद जो पेड़ों की लंबाई और बाकी जितना भी इसमें क्रियाकलाप हो रहा है, जो भी जो है मेटाबॉलिज्म हो रहा है इसमें, चयापचय की प्रक्रिया हो रही है, वो धीमी पड़ जाती है ना। तो 37 डिग्री के ऊपर कोई फ़ायदा नहीं होता, तो ये भी बात खत्म हो जाएगी। और देखा गया मरुस्थलों में तापमान अमूमन गर्मियों में 42 डिग्री के ऊपर निकल जाता है ना, सबसे गर्म इलाके होते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है जड़ों में जड़ पानी की तलाश में पड़ती है, यही इसका सही उत्तर है।
भाई मरुस्थलीय जगह की सबसे खास विशेषता क्या है, यहाँ बारिश नहीं होती। ठीक है, बारिश नहीं होती तो मिट्टी में मॉइस्चर नहीं रहेगा, नमी नहीं रहेगी। तो बस पेड़ को जो पानी पहुँचाने के लिए ये जड़ें अंदर और धंसती जाती हैं। तो जैसे नागफनी का पौधा होता है, उसमें जड़ें अत्यंत लंबी होती हैं और गहरी होती हैं। ठीक है, ये इसका कारण है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 908 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जीव है जो जीव वर्गों में नहीं आता है ना। आर्थ्रोपोडा की बात हो रही है। मतलब कुल मिला के कहा जा रहा है कि ये आपको 4 दिए हुए ऑप्शन में से 3 एक वर्ग के हैं और एक है वो अलग है। अब वो पहचानना कौन सा एक अलग है भी कि नहीं, ये भी हमें देखना है। तो देखिए, जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, बिच्छू दिया हुआ है, स्कॉर्पियन, माइट दिया हुआ है, घुन, सेंटीपीड जो कनखजूरा होता है, मकड़ी है, ये चारों ही किस्में एक हम लोगों ने फाइलम पढ़ा था आर्थ्रोपोडा, जिसके अंदर कीड़े आते हैं। ये चारों ही उसके भीतर आते हैं, है ना। तो फाइलम हमने देखा पहले, तो ये सारे जीव हैं और जीव के अंदर फाइलम कौन सा रहा, आर्थ्रोपोडा। तो ये चारों आर्थ्रोपोडा में आ रहे, हमारा काम नहीं बनेगा। अब हमें और अंदर गहराई में उतरना पड़ेगा। तो हम कौन से, अब किस चीज़ पर नज़र डालेंगे, तो अब हम आर्थ्रोपोडा के अंदर जो सब फाइलम है, आर्थ्रोपोडा के 4 जो मुख्य विभाजन है उन पर ध्यान देंगे। आर्थ्रोपोडा के कितने विभाजन हुए, 4। कौन कौन से हुए उन पे बात कर लेते हैं। देखिए, पहला होता है आर्केनिड्स। ठीक है, आर्केनिड्स। आर्केनिड्स में क्या आएगा, आर्केनिड्स में आएगा आपका बिच्छू आएंगे, इसमें मकड़ियाँ आएंगी, स्पाइडर्स आएंगे, इसमें घुन आएगा, है ना। ये सारे आर्केनिड्स के भीतर आते हैं। तो बिच्छू, घुन, मकड़ी, ये सब आर्केनिड्स के भीतर आ गए। ठीक है, तो ये 3 एक हो गए, कनखजूरा अलग हो गया। अब बात कर लेते हैं बचे हुए 3 पर, है ना। बात उठी आर्थ्रोपोडा की तो टॉपिक ख़त्म करते हुए चलना चाहिए। चलिए, एक होता है क्रस्टेशियंस। ये वो आर्थ्रोपोडा हैं जो आमतौर पर पानी में मिलते हैं। ठीक है, और इनके ऊपर एक कवच संरचना बनी रहती है जो इनको बचाती है। तो पानी में मिलने वाले आर्थ्रोपोडा कौन से हो गए, केकड़ा हो गया, क्रेब्स, ठीक है, लॉबस्टर हो गया जिसको हम लोग झींगा मच्छी भी कहते हैं, श्रिम्प्स हो गए। तो ये सभी क्रस्टेशियन के भीतर आते हैं, है ना। तो एक क्लास वो हो गई, एक आर्केनिड्स हो गए, 2 बात। एक तीसरा आता है हेक्सापॉड्स। हेक्सापॉड्स उन आर्थ्रोपोड्स को कहा जाता है या उन कीटों को कहा जाता है जिनके 6 पैर होते हैं, इनको 6 पाया कहते हैं, है ना। हेक्सा मतलब 6 और पॉड्स मतलब पैर, तो 6 पाया होते हैं। अब 6 पाया कौन से हैं, जैसे हम देखते हैं बिच्छू हो गया, मकड़ी हो गई, इनमें 8 पैर होते हैं। ठीक है, हेक्सापॉड्स में आ गया आपका झींगुर आ गया, है ना। इसमें आपका कॉकरोच आ गया, तिलचट्टा इसे बोलते हैं। ये सब हेक्सापॉड्स के भीतर आएंगे। और एक होता है इसको बोलते हैं मायरियापॉड्स, मायरियापॉड्स, है ना। मायरियापॉड्स का सीधा सीधा मतलब होता है ऐसे जीव जिनमें ढेर सारे पैर होते हैं। ठीक है, जिनको गिना नहीं जा सकता। तो इसमें आता है कनखजूरा, कांतर। ठीक है, मिलीपीड्स और सेंटीपीड्स होती हैं, इनको बोलते हैं कनखजूरा हो गया, कांतर हो गए, ये सब इसी के भीतर आते हैं। कांतर क्या होती है, लंबी सी होती है, ढेर सारे पैर होते हैं, अगर आपने देखा हो तो। ठीक है, तो ये 4 इसमें सब क्लासिफिकेशन होते हैं, इनको याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले जाए। और कम से कम इनके उदाहरण क्या क्या हैं वो याद रखिएगा, अगर नाम पूरी तरह नहीं भी याद हो रहा है तो, है ना। चलिए, प्रश्न नंबर 908 हमने देखा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 909 आपके सामने प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रूट। अब देखिए, बायोलॉजी में सब्जी का क्लासिफिकेशन अलग से नहीं होता। फूल से बनने वाला जो है वो फल ही बोला जाएगा, चाहे वो हम लोग हिंदी में उसे सब्जी, आम भाषा में सब्जी और फल की अलग अलग संरचना बना दें। हम लोग कहते हैं ना, सब्जी को बनाया जाता है पका के, फल को कच्चा खाया जाता है, फल अमूमन मीठा होता है ना। तो बायोलॉजी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत करिएगा। चलिए वापस आते हैं। तो आपको 4 ये तरह के दिए हुए हैं, इनमें से आपको चुनना है कि फल कौन सा है। क्या ये मूली है, रेडिश, क्या ये बैंगन है, क्या ये यम है, रतालू कह लीजिए, या फिर इसको आप जिमीकंद भी कह सकते हैं ना, या फिर शकरकंदी। बताइए, देखिए, फल
कि जो बायोलॉजी में डेफिनेशन होती है वो ऐसी चीज़ जो फूल की परागण की प्रक्रिया के बाद डेवलप होती है और उसके अंदर बीज पाया जाता है, उसको हम लोग फ्रूट या फल कहते हैं। ठीक है। अब देखिए मूली जो है वो क्या है, एक जड़ है, रूट है। और कैसी रूट है, टैप रूट। ठीक है। मूली। बैगन क्या है, बैगन फल है, ऊपर उगता है। बैगन का एक बैंगनी रंग का फूल निकलता है, इसका पीला पराग होता है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। ठीक है। और परागण की प्रक्रिया के बाद धीमे धीमे बैगन बनने लगता है। तो ये तो फिलहाल सही है। इसी की बात कर लेते हैं, रतालू जो जिया में, ये क्या है, एक मॉडिफाइड स्टेम या तना है, जिमीगन, जो ज़मीन के नीचे उगता है। ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये क्या हो गया, तना हो गया। शकरकंदी क्या है, शकरकंदी जड़ है एक। ठीक है। फल की बात हो रही थी, तो फल केवल बैगन है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। 67 तो 68 बीपीएससी परीक्षा मींस के लिए 3 अक्टूबर से हमारे यहाँ क्लासेस शुरू हो गई हैं। और 68वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए प्रिलिमिनरी टेस्ट जो फरवरी में होना निर्धारित है, उसके लिए 2 अक्टूबर से क्लासेस शुरू हो गई हैं। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 910 आपके सामने है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है, सर्प के विषदंत किसका रूपांतरित रूप होते हैं? पॉइजनस फैंग्स ऑफ स्नेक आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। अब देखिए, ये जो विषदंत है ना, ये केवल उन्हीं सांपों में पाए जाते हैं जिनमें जहर होता है। ठीक है। और क्या होता है, ये 2 दांत होते हैं, जिसको जब सांप अपना मुंह खोलता है तो उससे बाहर आ जाते हैं और ये डसने का काम करते हैं। ये कुछ इस प्रकार के होते हैं, पीछे की तरफ घुमावदार होते हैं ना, सीधे नहीं होते। अभी पूछा ये दांत क्या होते हैं, तो ये दांत जो है अंदर से खोखले होते हैं और उसमें विष ग्रंथियाँ या पॉइजन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक है। और ये जो इसमें पॉइजन होता है, विष होता है, 2 तरह का होता है। ठीक है। एक होता है हेमोटॉक्सिक, हेमो, और एक होता है न्यूरो। ठीक है। हेमोटॉक्सिक, जैसा आप नाम से समझ पा रहे हैं, हेमोटॉक्सिन का मतलब है हीमोग्लोबिन से रिलेटेड। तो जब हेमोटॉक्सिक नामक जहर शरीर में प्रवेश करेगा किसी भी जीव के, तो उसका खून थक्का बन जाएगा, थक्का बनने लगेगा और उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। और न्यूरोटॉक्सिक ऐसे जहर को बोला जाता है जिसकी वजह से मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और उस जीव को लकवा मार जाता है उसका शरीर, है ना। तो ये दोनों अलग अलग प्रकार के जहर होते हैं। अब जैसे अजगर हो गया, तो अजगर में विषग्रंथियाँ नहीं पाई जाती, तो उसके विषदंत भी नहीं होते, है ना, उदाहरण के रूप पर। कोबरा हमारे यहाँ होता है, उसके विषदंत होते हैं, अत्यंत जहरीला सांप है। चलिए, तो अब बात कर रहा है, ये जो दांत हैं ये किसका रूपांतरण होते हैं ना, मॉडिफाइड फॉर्म किसका है? मोलर दांतों का। कैनाइन। मोलर दांत हो गए आपकी पीछे जो दाढ़ होती है ना, जो सपाट दांत होते हैं पीछे की तरफ, उनको बोलते हैं मोलर दांत। ठीक। कैनाइन। कैनाइन आपके मुंह में 4 होते हैं जो पैने दांत है, 2 नीचे और 2 ऊपर, है ना। और उसके बीच में जो सपाट दांत हैं उनको बोला जाता है इंसिजर्स। तो ये जो कैनाइन दांत हैं ये मांस में धंसने के लिए बने होते हैं, है ना। शेर वगैरह में जो मांसाहारी जीव हैं उनमें तो काफ़ी बड़े भी होते हैं। फिर सी कह रहा है जबड़े के दांत, मैंडिबुलर। और डी कह रहा है मैक्सिमुलर। तो मैंडिबुलर टीथ होता है, वो होता है नीचे वाले जो जो जबड़े के दांत होते हैं उनको मैंडिबुलर कहा जाता है। देखिए जबड़े के दांत दोनों ही हैं, मैंडिबुलर भी मैक्सिमुलरी भी। हिंदी में थोड़ा अनुवादन में गलती हो गई, तो मैंडिबुलर से ही देख लेते हैं। मैंडिबुलर हो गया नीचे वाला हिस्सा, और मैक्सिमुलरी हो गया ऊपर वाले जबड़े में जो दांत पाए जाते हैं। ठीक है। अब अगर आप सांप को देखें तो नीचे वाले नहीं, उसके ऊपर वाला जो जबड़ा होता है उससे 2 दांत निकलते हैं। ठीक है। तो ये मैंडिबुलर नहीं होगा, मैक्सिमलरी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा इसका। ठीक है। तो हमने सबके बारे में थोड़ी बातें कर ली हैं, इतना याद रखने से आपका काम चल जाएगा। मैक्सिमलरी, हीमोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक। ठीक है। और विष, ये जो दांत होते हैं, विषदंत जो होते हैं, ये अंदर से खोखले होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठोस नहीं होते, है ना, जिससे इनमें विष भरा रहता है। और हर समय विष भरा नहीं रहता, जब ज़रूरत होती है तब ग्रंथि से निकलता है और उसमें पहुंच जाता है। तो ये ग्रंथि कैसी हुई, एक्सोक्राइन, है ना। एक्सोक्राइन का मतलब ग्रंथि मौजूद है। चलिए, प्रश्न नंबर 910 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 911 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वानर नहीं है। वानर से मतलब एप की हो रही है ना, क्योंकि मोंकी को भी हिंदी में वानर ही कहा जाता है, तो हम एप की बात करेंगे। अब इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं गोरिल्ला, बी बबून, सी चिंपैंजी, डी औरंगुटैन या उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो लंगूर और बबून अलग अलग होते हैं ना, उसको कह दिया इसने, बताएंगे अभी होता क्या है बबून असल में। तो 911 जो उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो एप जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। एप क्या होता है, बंदरों, ऐसे बंदरों को कहा जाता है जिनमें पूंछ नहीं पाई जाती, या तो बहुत छोटी सी होगी या ना के बराबर होगी। ठीक है। तो जब विकास का चरण हुआ तो उसमें से एक शाखा निकल गई जिसने एप का निर्माण किया, और एक शाखा निकल गई जिसमें बंदर आ गए। तो अब एप में कौन कौन आएगा, तो एप में गोरिल्ला आते हैं, गोरिल्ला की पूंछ नहीं होती। ठीक है। फिर इसमें चिंपैंजी आ जाएगा, इसकी भी पूंछ नहीं पाई जाती। औरंगुटान की भी पूंछ नहीं पाई जाती है ना, भूरे रंग का होता है बंदर औरंगुटान। अब बात करते हैं बैबून की। तो बैबून ऐसा बंदर है जो शिकार करता है, ये मांसाहारी बंदर है, ज़मीन पर अपना शिकार करता है और वक्त आने पर पेड़ पर भी चढ़ जाता है ना, और इसके पूंछ होती है बकायदा। ठीक है। यही ऐसा है, तो ये क्या होगा, ये मोंकी कहलाएगा। ठीक है, बाकी ये सब एप हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बैबून। ठीक है। लंगूर, हमारे यहाँ जो लाल मुंह वाले बंदर बोलते हैं, मैकैक मंकी इनको बोलते हैं, ये सब जो हैं ये मोंकी हैं। ठीक है। और गोरिल्ला, चिंपैंजी, ऑरंगुटान और यहाँ तक कि मनुष्य, ये सब एप की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। ये चार हैं, हम चारों के पूंछ नहीं पाई जाती, तीन ये और एक हम। ठीक है। चलिए 911 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 912 आपके सामने है। ये फिर देखिए मरुस्थलीय पौधे के बारे में पूछ रहा है कि डेजर्ट्स हैव पीरियोटोफाइट्स, है ना, मरुस्थल में फाइटोफाइट्स अर्थात होते हैं, अर्थात पौधे जिनमें क्या विशेषता पाई जाती है। तो देखिए मरुस्थल में जो पौधे होते हैं उनको अमूमन हम लोग जीरोफाइट्स के नाम से जानते हैं। ये इसका जो जीरोफाइट्स है ना उनका और फर्दर क्लासिफिकेशन। अब देखिए मरुस्थलीय पौधों की क्या विशेषताएं होती है, इसमें पत्तियां नहीं होती, उनकी जगह कांटे होते हैं। ठीक है। तना जो होता है वो हरा होता है, मोटा होता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस होता है। जड़ें अत्यंत लंबी होती हैं और टैप रूट्स होती हैं। ठीक है। फाइब्रस रूट नहीं पाई जाती, क्यों, जो टैप रूट है वो लंबी होगी, ज़मीन के बहुत नीचे सतह तक चली जाएगी, अभी हम लोगों ने पीछे प्रश्न में देखा था, है ना। चलिए इसमें ऑप्शन क्या दिए हुए, पहला दिया हुआ है लिपिड एक्यूमुलेशन लीव्स, पत्तियों में वसा जमा होना, इसको फेरियोटोफाइट्स कहते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि लंबी मूसला जड़ें, है ना, टैप रूट सी हो गई। ऑप्शन सी कह रहा है थिक सक्लेंट स्टेम, और डी कह रहा है स्पाइन लाइक लीव्स। स्पाइन लाइक हो गया कांटे नुमा। ठीक है, रीढ़ नहीं, कांटे नुमा समझ लीजिए, कांटे जैसी होती है नागफनी के पौधे। तो फिरियोटोफाइट्स किसको कहते हैं, तो देखिए ऐसा, ये चारों जो दिए हुए हैं ना ये मरुस्थलीय पौधे के विशेषताएं हैं। तो वो पेड़ जिनमें कांटे पाए जाते हैं उनको कहा जाता है फेरियोटोफाइट्स, है ना, जिसमें स्पाइन लाइक लीव्स होती हैं, कांटे नुमा पत्तियां होती हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा प्रश्न नंबर 912 का। ठीक है, हम लोग आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 913 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 913 कह रहा है कि जेबू एक किस्म किसकी है। जेबू इज़ अ वैरायटी ऑफ, क्या है, भैंस की है, क्या ये पक्षी है, क्या ये घोड़े की वैरायटी है, क्या ये गाय की वैरायटी है, या उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो देखिए ऐसा है, जो जेबू होता है इसको बोलते हैं जेबू कैटल। ठीक है, कैटल का मतलब गाय की। तो वो गाय जिनमें कुबड़ पाया जाता है। ठीक है, देखा ना, बैल के ऐसे पीठ पे एक उभरा रहता है, उभार, कुबड़, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, हम कैटल, है ना। तो ये कुबड़ जो होता है ये जेबू कैटल की वैरायटी है। और इंडिया की जो ब्रीड्स है ना, भारतीय जो किस्में गायों की, उनमें उनके जो बैल हैं उनमें कुबड़ पाया जाता है। ठीक है, तो ये किसी किस्म हो गई, गाय की।
प्रश्न नंबर 913 का हमने सही उत्तर देखा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। चंदमनी IAS अकेडमी 67 तो 60 BPSC के लिए लेके आया है मेंस टेस्ट सीरीज़, जिसमें GS की क्लास नंबर है 2 अक्टूबर से शुरू हो गई हैं, और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज़ 1 अक्टूबर से शुरू हो गई है, जहां 20 टेस्ट पूर्ण रूप से डिस्कशन के साथ कराए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 800-225508 पे कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 914 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है, ट्रॉपिक लेवल 1 इंक्लूड्स पोषी स्तर में एक में कौन शामिल है? क्या है मांसाहारी जानवर हैं, क्या है सर्वाहारी हैं, क्या है शाकाहारी हैं, या आप घटक हैं, या नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए, तो हमारा जो ट्रॉपिक लेवल होता है किसी भी इकोसिस्टम में उसमें क्या प्रक्रिया होती है? सबसे नीचे आते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, कौन प्रोड्यूसर में आएगा? तो प्रोड्यूसर में आएंगे वो हरे पेड़ पौधे। ठीक है, समझ लीजिए, हरे पेड़ पौधे ये कहला जाएंगे प्रोड्यूसर। इसके बाद कौन आएगा? शाकाहारी जीव आएंगे। ठीक है, शाकाहारी जीव के बाद क्या आएगा? मांसाहारी जीव आएंगे। ठीक है, शाकाहारी और मांसाहारी के बाद इनमें से तीनों में से किसी की मृत्यु होती है तो उसको कौन खाएगा? डिकम्पोजर। और एक होगा ओमनीवोरस, जो इसको भी खाएगा और इसको भी खाएगा, और मजबूरी पड़ गई तो इसको भी खा लेगा। इसमें आते हैं मनुष्य। ठीक है, तो अगर हम चरण को देखें तो सबसे पहला चरण कहाँ आएगा? हरे पेड़ पौधों में। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? ये जो है शाकाहारी जीव, द्वितीय। तृतीय पे मांसाहारी आ गए, और सबसे ऊपर बैठा ओमनीवोरस। ठीक है, या आप चौथे पे इसको भी काउंट कर सकते हैं अगर ओमनीवोरस श्रृंखला में नहीं है तो। ठीक है, क्योंकि ये डिकम्पोजर की, अब घटक की अलग होती है श्रृंखला, और ओमनीवोरस वाली अलग होती है, फूड चेन्स अलग अलग है ना। चलिए, तो ये देख लिया होगा। तो अब देखिए, पोषी स्तर 1 में मांसाहारी आएगा नहीं, मांसाहारी का नंबर कौन सा है? तीसरा। सर्वाहारी चौथे नंबर पे बैठा है, शाकाहारी दूसरे नंबर पे है, अब घटक चौथे नंबर पे है ना, चौथे या पाँचवें पे डिपेंड करता है श्रृंखला कैसी है। पोषी स्तर 1 पे कौन आएंगे? आपके पौधे हरे भरे। ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई। इसलिए जल्दबाजी में परेशान मत होइएगा, अच्छे से ऑप्शन पढ़िए, गलती की गुंजाइश खत्म। ठीक है, ऑप्शन ई सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 915 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है, नोसाकैपिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, नोसाकैपिन कैपिन जो है ये कहाँ से प्राप्त होता है? क्या है बीटल से प्राप्त होता है? बीटल का मतलब हो गया सुपारी। ठीक है, क्या ये यूकलिप्टस से प्राप्त होता है? यूकलिप्टस का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा। ऑप्शन सी, पोस्ता दाना या पॉपी से प्राप्त होता है। क्या है क्लोव्स लॉन्ग से प्राप्त होता है? उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। बताइए। तो जो नोसा कैपिन होता है ना, ये मिलता है ओपियम। ओपियम का मतलब हो गया अफीम। अफीम का जो पेड़ होता है उसके फल को कहा जाता है पॉपी। ठीक है, पॉपी सीड्स, उसमें जो दाने निकलते हैं, अफीम के बीज कह लीजिए, अफीम के बीज को पोस्ता दाना या पॉपी कहते हैं ना। और इसी पॉपी से बनाया जाता है नोसाकैपिन। अब नोसाकैपिन क्या है? नोसाकैपिन का इस्तेमाल ना खांसी की दवाइयों में होता है, तो कम हो गया है, पहले बहुत ज़्यादा होता था। तो खांसी की जो दवाई आती थी उसमें लगभग लगभग 10% रहता था ओपियम। ठीक है, और ये 10% ओपियम क्या करता था? तो खांसी की दवाई में हल्का सा नशा हो जाता था। इसको खांसी की दवाई पी लीजिए तो नींद आने लगती थी। ठीक है, अब वो चीज़ें कम हो गई जैसे जैसे साइंस का विकास हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, तो ये सप्रेसेंट है एक तरह का। प्रश्न नंबर 915 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, याद ही रखना पड़ेगा, है ना, इसका कोई है नहीं चारा। चलिए, प्रश्न नंबर 916 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग वन लेज एग एंड डज नॉट प्रोड्यूस यंग वंस डायरेक्टली। ठीक है, आपको जो है नीचे 4 स्तनधारी दिए हुए हैं, और आपको ये बताना है इनमें से कौन सा है वो जो अंडे देता है
और बच्चों को सीधे पैदा नहीं करता। और हम लोगों को क्या पता है स्तनधारियों के बारे में, मैमल्स के बारे में, कि मैमल्स ऐसे जीव होते हैं जो अपने बच्चों को पैदा करते हैं ना। अंडे देने तक की प्रक्रिया जो है वो चिड़िया में होती है। चिड़िया है, मछली है ना, आपके उभयचर हो गए, सरीसृप हो गए, वो सब अंडे देते हैं आमतौर पर। ठीक है, चलिए आपके ऑप्शन दिए हुए कंगारू चूहा, शाही या प्रोक्यूपाइन, ऑप्शन सी आपका प्लेटिपस है, ऑप्शन डी तस्मानियन डेविल है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आइए देखते हैं। कंगारू चूहा जो है ना, ये चूहा ही होता है और कंगारू की तरह फुदकता है, और ये मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, है ना। कंगारू तो वहीं मिलते हैं, पर ये जो चूहा है ये बच्चे पैदा करता है। जैसे हमारे यहाँ भी जो चूहे रहते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते। तो ये तो ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। बी देख लेते हैं, प्रोक्यूपाइन या शाही। तो शाही के भी बच्चे देती है, छोटे छोटे इसके गुलाबी रंग के बच्चे पैदा होते हैं। कभी देखिएगा इनको, है ना, अगर समय मिल जाए तो गूगल पे डाल कर, बड़ा सुंदर होता है। ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी प्लेटिपस, ये इसका सही उत्तर। प्लेटिपस क्या होता है ना, एक जीव है जो मछली खाता है, पानी में तैरता है, और उसकी जो आगे ना चोंच रहती है एक बतख जैसी, इसलिए इसका नाम पूरा बोला जाता है डक बिल प्लेटिपस। इसकी जो चोंच होती है वो बतख जैसी होती है, पर होता है स्तनधारी है, और ऐसा विचित्र जीव ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, वहाँ के जो ये जो है मीठे पानी का जीव है। अब बात करते हैं चौथे ऑप्शन की, तस्मानियन डेविल। तो तस्मानियन डेविल को आप समझ लीजिए एक छोटा कुत्ते रूप, जो कुत्ते जैसा होता है जीव, है ना, और ये मांसाहारी होता है। और ये मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के नीचे एक द्वीप पाया जाता है तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया का ही भाग है, ये वहाँ मिलता है और कहीं नहीं मिलेगा विश्व में। तो प्लेटिपस हो गया, तस्मानियन डेविल हो गया, कंगारू चूहा, ये तीनों ऑस्ट्रेलिया में ही मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते, है ना। तो याद रखिएगा प्लेटिपस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 916 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 917 आपके सामने। प्रश्न कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ प्लांट स्टेम। निम्नलिखित में से कौन सा रेशा पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। अब देखिए नीचे आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ये चारों ही क्या है, रेशा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आपके क्या क्या ऑप्शन है इसमें, केला हो गया, जूट हो गया, फ्लैक्स हो गया, कॉटन हो गया, कपास। देखिए केला जो होता है इससे भी रेशा उत्पन्न होता है। इसके जो पत्तियों का पिछला भाग होता है जिसको हम तना कहते हैं, वो क्या है, पत्तियों का समूह ही तो है, डंठल कह लीजिए पत्तियों का। केला एक बहुत बड़ी घास है, हर्ब है एक तरह का, है ना, पेड़ नहीं। तो इसके तने से भी रेशा निकाला जाता है जहाँ ये होता है भरपूर मात्रा में। ठीक है, जूट का आपको पता ही है, जो बीज का तना होता है उससे निकालते हैं, और जूट कहाँ होता है, हमारे बंगाल के इलाके में। और भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है ना, बांग्लादेश को पीछे पछाड़ दिया, पहले बांग्लादेश हुआ करता था। फ्लैक्स इसके भी तने से निकाला जाता है। ठीक है, और जो कपास होता है वो कहाँ से निकलता है, तो कपास जिसको हम लोग रुई बोलते हैं, वो क्या है, इसका जो है फल है, वो सफ़ेद सफ़ेद जो हम लोग रुई कहते हैं। अब इसको फल क्यों कहा जाता है ये देख लेते हैं। क्योंकि फल इसलिए है क्योंकि उसके अंदर पाया जाता है बीज। और फलों की अभी हमने पीछे क्या डेफिनेशन देखी थी, व्याख्या क्या देखी थी, कि जिसके अंदर बीज मौजूद हो और परागण की प्रक्रिया के बाद बने, है ना। तो कपास का वो जो हम सफ़ेद भाग देखते हैं वो एक फल है। ठीक है, उसको फूल मत मान लीजिएगा। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कपास का जो सफ़ेद वाला भाग है वो फूल है कि फल है कि बीज है कि कुछ और तना का भाग है ना, कुछ भी बन सकता है कि पत्ती का भाग है। तो गलती मत कीजिएगा, वो फल है। ठीक है, यहाँ भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 917 का हमने देखा ऑप्शन सही डी। आगे बढ़ते हैं। चंदमनी IAS अकेडमी BPSC 68 के लिए लेके आया है क्लास और टेस्ट सीरीज़, जहाँ GS की क्लासेस 2 अक्टूबर से शुरू हो गई हैं। यहाँ 41 टेस्ट पूर्ण रूप से डिस्कशन के साथ कराए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 8002255086 पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 918 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन एक मछली नहीं, है ना। देखिए मछली का सीधा साधा डेफिनेशन ये है कि हम लोगों ने जो कॉर डाटा पढ़ा था, फाइलम एक होता है कॉर डाटा। कॉर डाटा में आते हैं वर्टिब्रेट्स या केशुरोक, है ना।
और उन कशेरुकों में सबसे पहले आती है मछलियाँ, जिसको हम लोग पाइसेस कहते हैं। ठीक है, इनकी विशेषता क्या होगी, इनके अंदर एक रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी। ठीक है, ये अपने गलफड़ों से सांस लेंगी, पानी के भीतर रहती हैं। ठीक है, इनके शरीर पर आपको शल के पाए जाएंगे, है ना। शल समझ रहे हैं ना, वो जो अगर मछली देखी होगी तो उसके ऊपर चिकनाहट बनी रहती है, तो उसमें कैल्शियम के शल्क होते हैं। ठीक है, शेल्स बोलते हैं हिंदी में इनको, ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब आपसे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है गिटार फिश, पाइप फिश, तारा मछली या पफर फिश। अलग अलग नाम लेके आए हैं जो आपने शायद आमतौर पर ना सुने, है ना। तो गिटार फिश हो गई, पाइप फिश हो गई, पफर फिश हो गई, ये तीनों ही मछलियाँ मछलियों की ही जाती है ना, ये मछलियों के ही नाम है अलग अलग। और जो तारा मछली है ये मीन या कॉर्डाटा के भीतर नहीं आती, है ना। तारा मछली जो होती है वो आती है किसके भीतर, इकाइनोडर्माटा के भीतर, इकाइनोडर्माटा। जो कॉर्डाटा होते हैं उनसे पहले इकाइनोडर्माटा, इकाइनोडर्माटा से फिर बने आपके कॉर्डाटा। ठीक है, तो इकाइनोडर्माटा के भीतर आएंगे आपके स्टारफिश या तारा मछली। ठीक है, बाकी तीनों वैरायटी मछली की है ना। और इकाइनोडर्माटा पानी के भीतर रहता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 918 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 919 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है अ प्लांट बड इज, पौधे की एक कली इनमें से क्या है। क्या एक भ्रूणीय पत्ती है, एन एम्ब्रियोनिक लीफ, क्या एक अंडाशय का भाग है, क्या ये एम्ब्रियोनिक शूट या एक भ्रूण शूट है, क्या ये एंडोस्पर्म है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आइए इसकी संरचना को समझते हैं, उसे क्लियर हो जाएगा। पेड़ की कोई टहनी होती है और टहनी के ऊपर कली खिलती है। ठीक है, ये कली मान लेते हैं और पत्ती निकलेगी, है ना। ये दोनों ही पेड़ की टहनी पे शाखाओं पर होती है। तो अब इसमें से ऑप्शन गलत करते जाते हैं। देखिए, जो ओवरी है या जो अंडाशय है ये किस में होता है, ये कली से जब फूल बनेगा, फूल का परागण की प्रक्रिया होगी तो उसके अंदर रहती है, फूल के अंदर होती है क्या, ओवरी अंडाशय। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, ये फूल का भाग है। ठीक है, फिर कह रहा है एक एम्ब्रियोनिक लीफ, एक भ्रूणीय पत्ती है, तो पत्ती अलग हो गई और कली अलग हो गई, है ना। पत्ती का काम अलग, कली का काम अलग, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी कह रहा है एक एम्ब्रियोनिक शूट है। एम्ब्रियोनिक शूट का मतलब वो भाग जो ज़मीन के ऊपर हो, रूट नीचे, शूट ऊपर, तना ऊपर, जड़ नीचे। तो एक ये ऐसा तना है जो भ्रूण को अपने अंदर रखता है ना। ये बात सही है कि जब ये कली खिलेगी तब इसमें परागण की प्रक्रिया होगी और फल बनेगा, तो उसके अंदर बीज आएंगे ओव्यूल से, है ना। ओवरी के अंदर जो है, अंडाशय के अंदर बीज रहते हैं, जब फल का निर्माण होता है तो बीज उसके अंदर आ जाते हैं। तो ये एक भ्रूणीय तना है। ठीक है, तने के ऊपर उग रहा है इसलिए, और भ्रूणीय क्योंकि इसके अंदर भ्रूण है। ठीक है, एंडोस्पर्म भी नहीं होगा। प्रश्न नंबर 919 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 920 आपके सामने है। प्रश्न आपसे देखिए क्या पूछ रहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट इन टर्म्स ऑफ लाइफ साइकिल। पेड़ के जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है। तो देखिए, पेड़ का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। पेड़ का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि अपने बीजों का निर्माण करना, क्योंकि बीज आएंगे तो वो उसकी संख्या बढ़ेगी और पेड़ के ख़त्म हो जाने के बाद भी उसकी प्रजाति लुप्त नहीं होगी, है ना। ये हर जीव के साथ होता है। जो प्रजनन की प्रक्रिया है वो इसीलिए होती है कि प्रजाति नष्ट ना हो जाए। ठीक है, तो हमारा जो नेचर है, अगर आप इंसानों की बात छोड़ दें, क्योंकि इंसान अब जो है वाइल्ड में नहीं रहता ना, तो बाकी जानवर ज़्यादा से ज़्यादा प्रजनन की प्रक्रिया को बनाया हुआ है नेचर ने, चाहे वो
जंतु हो चाहे जीव हो, जिससे उनकी संख्या बढ़ती रहे। डार्विन ने भी ये कहा था, है ना। चलिए, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में डार्विन का सिद्धांत पढ़ा तो उसमें भी बात थी, प्रजनन की प्रक्रिया अधिक से अधिकता अधिक। आपके ऑप्शन इसमें क्या क्या दिए हुए हैं? छाल, ऑप्शन बी दिया हुआ है पत्ता या लीफ, ऑप्शन सी फ्लावर फूल, डी जड़, या उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो देखिए, प्रजनन की प्रक्रिया इनमें से कहाँ होगी? छाल में तो होगी नहीं, पत्ते में भी प्रजनन नहीं होता और जड़ में भी नहीं होता। प्रजनन की प्रक्रिया फूल में होती है। क्यों? मादा जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, एंड्रोशियम गायनोशियम, है ना, जो आपके फीमेल और मेल पार्ट हैं वो फूल के अंदर रहते हैं और वहीं परागण की प्रक्रिया होगी। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन होगा तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। मेल भाग जो है वो फीमेल भाग पर आ जाएगा पराग, और फल का निर्माण होगा। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या हो गया? फूल, है ना। फूल आएंगे तो बीज बनेगा और आगे चल के कंटिन्यू करेगा। तो प्रश्न नंबर 920 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 921 आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है, लैग हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन, जो लैग हीमोग्लोबिन है वो कहाँ पाया जाता है? क्या है चूहे के रक्त में पाया जाता है? क्या है मटर की जड़ की गांठों में, रूट नोड्यूल्स ऑफ पी? ऑप्शन सी कह रहा है मानव के रक्त में, डी मुर्गे के रक्त में, या उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो देखिए, इसमें जो लैग के पीछे हीमोग्लोबिन लिखा हुआ है ना, इससे कंफ्यूज नहीं करेंगे। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है, पर ये लैग लग जाने से इस प्रश्न का जो है ना मतलब बदल गया। तो लैग हीमोग्लोबिन जो है ये पेड़ का पदार्थ है, ठीक है, ना कि किसी जानवर का। तो चूहा, मनुष्य और मुर्गे ये तीनों गलत हो गए, जंतु है, कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं केवल। तो जो रूट नोड्यूल्स हैं, जो मटर का पेड़ होता है वो कैसा है? एक डाइकोटिलेडन प्लांट है, और इसके जड़ों में क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया होती है। वातावरण से मिट्टी में नाइट्रोजन आई और उसके अंदर क्या होता है? सिम्बायोटिक प्रक्रिया होती है राइजोबियम के माध्यम से। राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो उस नाइट्रोजन को पेड़ के लिए नाइट्रेट में बदल देता है और पेड़ उसको सोख लेते हैं। तो मटर की जड़ की जो गांठें होती हैं उनमें ये लैग हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 921 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चंदमनी IAS अकेडमी BPSC 67 तो 68 के लिए लेके आया मेंस ऑप्शनल कोर्स, जो 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गए हैं। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 8002255086 पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 922 आपके सामने है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अ ग्रुप ऑफ आर्कियाई बैक्टीरिया इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, आर्कियाई बैक्टीरिया का समूह, ये जो आपको ऑप्शन दिए उनमें के उपयोग में से किसके उत्पादन में काम आता है? मतलब कुल मिला के आपके ऑप्शन क्या क्या है? पहला कह रहा है मीथेन, ऑप्शन बी कह रहा है एस्टिक एसिड, ऑप्शन सी कह रहा है इथेन, ऑप्शन डी कह रहा है शराब या अल्कोहल, है ना, या उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो देखिए, आर्कियाई बैक्टीरिया इनमें से क्या बनाएंगे? मीथेन, ठीक है। बैक्टीरिया का उपयोग अल्कोहल बनाने में भी किया जाता है, साथ में एंजाइम भी होता है, ठीक है। अब मीथेन बनाते हैं ये, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मीथेनोजन्स, है ना, मीथेन बनाने वाले मीथेनोजन्स। मीथेन और जन्स मतलब जनरेटर। अब देखिए, जो आर्कियाई बैक्टीरिया हैं इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा? आर्कियाई होता है पौराणिक, और बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, ठीक है। तो बहुत पुराने बैक्टीरिया हैं। जब पृथ्वी की उत्पन्न हुई और जब जो है जीव निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, तब ये बैक्टीरिया बने, ठीक है, इसलिए इनको आर्कियाई बैक्टीरिया कहा गया। पहली चीज़, आर्कियाई से याद रखते हैं चाहे तो। अब चूंकि ये बैक्टीरिया है, इसलिए जो विटकर का क्लासिफिकेशन था 5, उसमें से ये मोनेरा के भीतर रखे जाएंगे, जिसमें बाकी सब बैक्टीरिया रखे जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये कैसे हैं? एक कोशिकीय हैं और प्रोकारियोटिक हैं। प्रोकारियोटिक का मतलब इनमें कोशिकांग नहीं पाए जाएंगे कोई भी, ठीक है, जिस प्रकार बैक्टीरिया में नहीं होते।
तो ये मोनेरा के भीतर आ गए, प्रोकार्योटिक हैं, मीथेन बनाते हैं और मिथेनोजेनस कहलाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम करते हैं, तो ये एनारोबिक कहलाते हैं। इनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए एनारोबिक भी होते हैं। तो इसमें आपको 3-4 हमने क्लासिफिकेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में बता दिए। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 922 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 923 आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है हेरोइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, हेरोइन कहाँ से प्राप्त होती है? क्या ये बीटल नट या सुपारी से प्राप्त होती है? क्या ये तंबाकू से प्राप्त होती है? क्या ये इंडियन हेम्प या भांग से प्राप्त होती है? या अफीम के पोस्ता दाना से प्राप्त होती है? तो देखिए, हेरोइन जो है ना, वो मूल रूप से प्राप्त नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। ऑप्शन तो इसका अफीम हो जाएगा। कारण है उसका कि अफीम के जो पोस्ता दाना रहता है, जो बीज रहते हैं, उनसे मिलता है हमें मॉर्फिन। ठीक है, और इस मॉर्फिन से बनाया जाता है हेरोइन। ठीक है, इससे इसका निर्माण होता है हेरोइन का। ये क्या है? एक नशीला पदार्थ है, सीडेटिव है, और इस पर बैन है कुल मिला के, है ना। जो हमारा नारकोटिक्स ब्यूरो है, एनसीआरबी, नारकोटिक कंट्रोल जो ब्यूरो है हमारा, वो जो है इस पर लगाम लगा के रखी हुई है। इसका आप जो है सेवन नहीं कर सकते, कुल मिला के बेच नहीं सकते। ये तो हो गई एक बात। दूसरा, हमारे बायोलॉजी के हिसाब से देख लें तो हेरोइन क्या है, किस तरह का ड्रग है? तो इसको लेने से ना डिप्रेशन आता है, डिप्रेसेंट है, मतलब आपके दिमाग की जो गतिविधि है उसको धीमा कर देता है। जैसे हेरोइन हो गया, मॉर्फिन हो गया, अफीम हो गई, ये क्या है? डिप्रेसेंट है। वहीं शराब हो गई, ये सब डिप्रेसेंट है, आपके दिमाग को जो है धीमा कर देते हैं। आदमी का शरीर पर से संतुलन वो खोने लगता है। वहीं दूसरी तरह के ड्रग्स जो होते हैं, जैसे तंबाकू हो गई, है ना, तंबाकू चबाने वाली हो चाहे धूम्रपान के रूप में हो, ये एक्टिवेटिंग बोले जाते हैं। इनको लेने से ब्रेन एक्टिव हो जाता है। एक्टिव से मतलब ब्लड ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी में, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो इसका मतलब नहीं कि दिमाग चलाने के लिए लोग जो है धूम्रपान करना शुरू कर दें। ये केवल एक क्लासिफिकेशन है ना, उसके हिसाब से समझिएगा। और हेरोइन लेने के बाद आदमी अपनी ही दुनिया में चला जाता है, उसका वास्तविक जगत से नाता टूट जाता है। और ये आदी होने वाला ड्रग है, तो इसका जो एडिक्ट होता है वो, उसको फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजना पड़ता है, सुधार गृह में। चलिए, खैर उस चीज़ पर नहीं जाते। प्रश्न नंबर 923 का सही उत्तर हो गया। आपको जो जानने लायक बात है वो याद रखिएगा कि एक तरह का डिप्रेसेंट है, मानव का जो मस्तिष्क है उसको धीमा कर देता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 923 का ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 924 आपके सामने पूछा जा रहा है, ऑक्टोपस इसमें से किसके भीतर आता है? क्या ये काइनोडर्माटा के भीतर आता है? क्या ये निमिटोड है? क्या ये आर्थ्रोपोड है? क्या ये मोलस्का है? उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो जो ऑक्टोपस है, एक बात आपको पता होगी, आर्थ्रोपोड के भीतर नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर सारे कीट आते हैं। हमने इसकी चारों वैरायटी भी पीछे डिस्कस कर ली है। ठीक है, इकाइनोडर्माटा की अभी हमने पीछे बात की थी, तो इसके भीतर आती है तारा मछली, ये भी नहीं होगा। ठीक है, निमिटोड्स के भीतर आता है रेंगने वाले कीड़े, जिनको वैसे तो कीड़ा कहा जाता है। ठीक है, पर निमिटोड्स हैं, पैरासाइट्स हैं, इंसान की आंत में पहुंच के फिर उत्पात मचाते हैं ना, डाइजेशन वगैरह गड़बड़ कर देते हैं। ऑक्टोपस आता है मोलस्का के भीतर। ये फाइलम के नाम है, आपको याद रखने पड़ेंगे कुछ एग्जाम्पल के, है ना, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। मोलस्का के भीतर आता है ऑक्टोपस। ठीक है, यहाँ ऑक्टोपस की एक अधिक जानकारी दे देते हैं कि ऑक्टोपस के साथ एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि इसके जो पैर हैं ना, उनमें से अगर कट भी जाए कोई, तो वो वापस जम आता है कुछ समय बाद, जैसे छिपकली की पूंछ। तो उसमें रीजनरेशन की प्रक्रिया बहुत तेज़ होती है। फिर एक ही बुद्धिमान प्राणी है। ठीक है, इसमें दिमाग पाया जाता है अच्छी मात्रा में। दूसरी चीज़, इसको ना डेविल फिश के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, ऑक्टोपस का दूसरा नाम डेविल फिश भी है। अगर आ जाए डेविल फिश के नाम से तो कन्फ्यूज मत होइएगा। प्रश्न नंबर 924 का हमने देख लिया, ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 925 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 925 आपसे कह रहा है कि फिश सर्वाइव्स अंडर फ्रोजन लेक।
ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वहाँ जो झीलें हैं वो जम जाती है। जब जो पारा है वो 0 डिग्री के नीचे चला जाता है तो पानी की सतह जम जाती है। तो अभी कह रहा है कि मछलियाँ जीवित कैसे रहती हैं। ऑप्शन कह रहा है मछलियाँ जो हैं वो हाइबरनेशन में चली जाती है। हाइबरनेशन मतलब शीत निद्रा में। ऑप्शन बी कह रहा है पानी नीचे नहीं जमता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि मछलियों का खून गर्म होता है। ऑप्शन डी बर्फ ऊष्मा की सुचालक होती है, आइस इज अ कंडक्टर ऑफ हीट। अब बताइए। देखिए, मछलियाँ हाइबरनेशन में नहीं जाती। ठीक है, हाइबरनेशन या शीत निद्रा में कौन मेढक जाते हैं, उभयचर जाएंगे, सरीसृप जाएंगे, पहली बात। फिर ऑप्शन बी पर भी चर्चा करेंगे। ऑप्शन सी क्या कह रहा है मछलियों का खून गर्म होता है। देखिए ये इसका सही उत्तर नहीं, जो प्रश्न आपसे पूछा हुआ है। डी कह रहा है बर्फ जो है वो ऊष्मा के सुचालक है, एज अ कंडक्टर ऑफ हीट। तो बर्फ जो होती है ना ये ऊष्मा के सुचालक नहीं है, कुचालक है, बैड कंडक्टर है ना। ये ऊष्मा को आर पार नहीं होने देती। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, अगर आप लोगों ने इग्लू का नाम सुना हो तो एक आदिवासी कबीला है जिसको हम लोग जानते हैं एस्किमो के नाम से। नॉर्थ पोल पर या कनाडा के ऊपरी भाग में जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है वहाँ मिलता है। ये उनका घर बनाते हैं बर्फ़ का, जिसको इग्लू बोला जाता है। ठीक है, और ये बनाते इसीलिए हैं क्योंकि वहाँ कोई पेड़ वेड़ तो है नहीं, कि ना कोई दीवार है, तो बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं तो बर्फ़ का ही मकान बना लेते हैं। तो इससे क्या बाहर की हवा अंदर नहीं आती। ठीक है, क्यों? क्योंकि बर्फ़ जो है वो हीट को बाहर नहीं जाने देती। फिलहाल ये इसका ऑप्शन नहीं है। तो चलिए बात करते हैं, ऑप्शन बी सही है। अब क्यों है इस पर बात कर लेते हैं। अब होता क्या है, मछलियाँ जो भी ऑक्सीजन लेती हैं वो है जो पानी में घुली हुई है। ठीक है, और पानी के साथ ऐसा होता है कि जब भी पानी का जो टेम्परेचर है ना वो वातावरण के मुकाबले कम तेज़ी से गिरता है या बढ़ता है। ठीक, क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती है। तो अब जब जमने की प्रक्रिया शुरू होती है तो ऊपर की सतह जमती है। ठीक है, मान लीजिए ये झील है, पानी ठंडा हो गया तो ये सतह जम गई पूरी बर्फ़ से। और जो नीचे का पानी है ना इसमें ये पहुँचेगी नहीं ठंड, क्यों? बर्फ़ की सतह तैयार हो गई। ठीक है, तो ठंड नीचे नहीं पहुँचेगी। तो पानी जो है तरल रूप में मौजूद रहेगा, इट विल नॉट फ्रोज। और इस पानी में जो घुली ऑक्सीजन है इसमें मछलियाँ सांस लेती रहती हैं। मौसम में परिवर्तन आता है, गर्मी आ जाती है, झील पिघल जाती है, मछलियाँ ज़िंदा बची रहती हैं। ठीक है, तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्मनी IAS अकेडमी 68वीं UPSC परीक्षा के लिए लेके आया है क्लास और टेस्ट सीरीज़, जहाँ 41 टेस्ट पूर्ण रूप से डिस्कशन के साथ कराए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 8002255086 पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज प्रश्न नंबर 925 तक हम लोगों ने चर्चा कर ली है। कल हम लोगों की मुलाकात दोबारा होगी, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।